दोस्तों एक 20 साल के लड़के की शादी एक 60 साल की महिला के साथ हो जाती है। दोस्तों जब वो लड़का उस महिला के साथ सुहागरात मनाने के लिए कमरे में जाता है, जो देखता है वो हैरान रह जाता है। क्योंकि दोस्तों वो महिला 60 साल की थी, लेकिन उसे उस शादी के जोड़े में वो 60 साल की नहीं बल्कि 25 या 26 साल की लग रही थी। एक नौजवान, एक हॉट, एक खूबसूरत लड़की नज़र आ रही थी। दोस्तों जब यह सब देखता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके साथ जब सुहागरात मनाता है तो यकीनन वो विश्वास नहीं करता कि जो महिला 60 वर्ष की है वो कैसे 25 या 26 साल की लग सकती है। दोस्तों यह सब जानने के बाद उसको एक राज का पता लगता है, लेकिन दोस्तों जब उस राज का वो पता लगता है तो बहुत ही हैरान और बहुत परेशान हो जाता है। वो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने से पहले आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक कहानी एक गरीब लड़के की है जिसका नाम करण महतो होता है। दोस्तों करण महतो के परिवार में उसकी एक बूढ़ी माँ होती है, उसकी एक 15 साल की बहन होती है। दोस्तों वो बहुत ही गरीब था, इतना गरीब था कि उसके ऊपर लाखों रुपए के कर्ज थे और इधर बूढ़ी माँ की तबीयत भी खराब रहती थी और इधर बहन की पढ़ाई भी ज़रूरी था। दोस्तों इतना ज़्यादा गरीब होने के बाद सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी थी। दोस्तों यह सबसे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। वो भी पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो भी छोटा मोटा काम रहता है वो करता है, मेहनत मजदूरी। उसके बाद अपने परिवार के पालन पोषण करता है। दोस्तों एक दिन जब वो काम पे जाता है तो रास्ते में ही एक चाय की दुकान पड़ती है और चाय उसको पीने का बहुत मन कर रहा था, क्योंकि उतनी समय वो बहुत ज़्यादा अपसेट था। उसका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि इधर कर्ज, इधर माँ की बीमारी, इधर बहन की पढ़ाई, उसका सारा चिंता लेकर वो दोस्तों हमेशा रहता था। उसके बाद वो चाय पीने के लिए जैसे उस दुकान पे जाता है, दोस्तों अपने जेब में जब हाथ डालता है तो उसके जेब में मात्र 2 रुपए के सिक्के ही होते हैं। इसके बाद वो चाय नहीं पी पाता है दोस्तों, क्योंकि चाय की कीमत 5 रुपए होती है और उसके जेब में मात्र 2 रुपए पड़े होते हैं। दोस्तों यह सब एक बूढ़ी महिला जिसकी उम्र करीब 60 साल होती है, उस महिला का नाम बबीता होता है। दोस्तों यह सब बबीता कपूर देख रही थी और यह सब देखकर उस लड़के के पास जाती है और कहती है, मुझे पता है तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, तुम कितने परेशान हो। दोस्तों जब यह सब वो लड़का देखता है कि एक बूढ़ी महिला मेरे बारे में कैसे जान सकती है, तो वो भी रुक जाता है। आखिरकार वो कहता है कि बताओ आप मेरे बारे में क्या जानती हो। वो कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे पिता भी नहीं हैं, तुम्हारी एक बूढ़ी माँ है, तुम्हारी एक बहन भी है जिसकी पढ़ाई और बूढ़ी माँ की दवा को लेकर और तुम्हारे ऊपर लाखों रुपए का कर्जा भी है। सारी चीज़ का टेंशन तुम अपने माथे लेकर एक बड़ा जिम्मेदारी जो है ले रहे हो और तुम हर रोज़ जो है चिंतित रहते हो और कितना भी काम कर लो, कितना भी मजदूरी कर लो, लेकिन तुम्हारी पूर्ति नहीं होती। फिर हर रोज़ जो है वही कर्जदार लोग तुम्हारे दरवाजे को खटखटाते हैं और उसके बाद बुरा भला कहकर चले जाते हैं और तुम हर रोज़ कहते हो मैं अगले हफ्ते दे दूँगा, मुझे 2-3 दिन की मोहलत दीजिए, मुझे 1 दिन की मोहलत दीजिए। फिर वही परेशानी तुम्हारे साथ हो जाती है। फिर कर्जदार लोग आते हैं और उसके बाद तुम्हारे ऊपर जो है भड़ा सुनाते हैं। वो कहता है हाँ मेरे पास इतनी मजबूरी है, बताओ आप मुझे कैसे जानती हो। वो कहता है वो महिला कहती है यह सब छोड़ो, तुम बताओ अगर मैं तुमको इस सब चीज़ों से आज़ाद कर दूँ, टेंशन मुक्त कर दूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा। वो कहता है अगर मैं ऐसा हो जाऊँ तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों बबीता कहती है मैं तुम्हें जो है बहुत सारा रुपए दे दूँगी, बहुत सारा धन दे दूँगी, जो तुम कहोगे वो तुम्हें दे दूँगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ जो है शादी करनी पड़ेगी। दोस्तों जब यह सब वो 20 साल का करण सुनता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि करण की उम्र मात्र 20 साल थी और उस महिला की उम्र लगभग 60 वर्ष थी। दोस्तों वो महिला जब यह बात करण को कहती है तो करण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उस महिला को कहता है आप अपनी उम्र का लिहाजा कर रही है, आप मेरी माँ की बराबर हैं और माँ की बराबर भला औरत के साथ मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। कहती है कि तुम्हारा मर्जी, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हारी मर्जी, अगर तुम इस कर्ज से, इस हर एक चीज़ें से चिंतित हो और मुक्त होना चाहते हो तो मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें जो भी मांगोगे दे दूँगी। उस
उसके बाद तुम्हारा मर्जी। दोस्तों यह सब कहकर वो औरत जो है अपनी गाड़ी में बैठती है और जहाँ जाती है वहाँ चली जाती है। इधर करण भी अपने काम पे आ जाता है और अपने मन में यह बातें सोचता रहता है कि मैं उस महिला के साथ शादी कर लूँगा तो मेरी माँ का क्या कहेगी, मेरे पूरे समाज क्या कहेगा, वो गाँव वाले क्या कहेंगे। यह सब सोच कर वो जो है 3-4 दिन तक पूरे डिस्टर्ब रहता है, वो काम पर नहीं जाता है। दोस्तों एक दिन उसके मन में ख्यालात आता है, अगर मैं यह शादी कर लूँ, किसी को ना बताऊँ तो कोई नहीं जानेगा। दोस्तों इधर कर्ज वाले आ जाते हैं, इधर उसकी बूढ़ी माँ का इलाज, सारे कुछ का टेंशन लेकर फिर से जो है उस बबीता मैम के पास वो जाने की कोशिश करता है। उस जो बबीता महिला रहती है उसके पास, उसके घर जाता है और उसके दरवाजे को जैसे खटखटाता है, वहाँ पर नौकर चाकर गेट पे लगे होते हैं। वो पूछते हैं, हाँ बताओ तुम कौन हो। वो कहता है मेरा नाम करण है और मैं जो है बबीता मैम से मिलना चाहता हूँ। दोस्तों वो नौकर कहते हैं अभी कुछ देर तुम ठहरो, मैम कुछ काम में बिजी हैं, उसके बाद तुमसे मिलेंगी। दोस्तों वो कहता है जाइए बबीता मैम से कह दीजिए कि करण महतो आया है। इतना बात जैसे ही आप कहेंगे वो मैम जो है हमारे पास आ जाएंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें करनी है। वो सैनिक भी सोचने लगते हैं जो वहाँ पर नौकर चाकर लोग रहते हैं, आखिरकार ये लड़का है कौन जो कह रहा है कि अगर ये कह दोगे कि करण महतो आया है तो मैम सारा काम छोड़ छाड़ के सबसे पहले मेरे पास आएंगी। दोस्तों ज़्यादा जिद करने के बाद करण के वो नौकर चाकर उस महिला के पास जाते हैं जिसका नाम बबीता होता है। यह सब बताते हैं कि मालकिन एक करण नाम का लड़का आया है, वो आपसे मिलने के लिए मतलब कह रहा है, अभी तुरंत मिलो, जिद कर रहा है, प्लीज़ एक बार आप उससे मिल लीजिए। दोस्तों जो बबीता होती है वो सारा काम छोड़ छाड़ कर दौड़ते दौड़ते अपने द्वार पर आती है और कहती है आओ करण आओ, तुम्हारा मेरा इंतज़ार था, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। दोस्तों करण को अपने कमरे में वो बबीता ले जाती है, उसके बाद कहती है बताओ क्या बात है, कैसे हो, क्या लोगे, ठंडा लोगे, गर्म लोगे। वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अभी इसी वक्त तुमसे शादी करनी है और तुम जो मैं मांगता हूँ तुम्हें देना होगा। मेरा जितना भी कर्ज है, मेरी बहन का पढ़ाई, मेरी माँ का इलाज, सारा तुम्हें करवाना होगा। वो कहती है कि मैं तुम्हारे घर का सारा कर्ज जो है मुक्त कर दूंगी, मैं तुम्हारी माँ का इलाज करा दूंगी, तुम्हारी बहन का एक अच्छे खासे स्कूल में दाखिला करा दूंगी, लेकिन तुमको शादी करना होगा। वो कहता है मैं जो है बेहिचक तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब दोस्तों करण और बबीता अगले ही दिन एक मंदिर में जाकर शादी रचा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जब शादी रचा लेते हैं, अब बात आती है दोस्तों सुहाग रात की। लेकिन जो करण रहता है वो कहता है जब तक मेरा मन नहीं करता, जब तक मेरा दिल नहीं करता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, बल्कि तुम्हारे साथ घर में ही रहूँगा, तुम्हारे हवेली में ही, लेकिन मैं अलग रहूँगा। वो बबीता कहती है कि कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन हो जाए, जब तुम्हारा दिल करे तब तुम मेरे पास रहना, तुम मेरे साथ सुहाग रात मनाना, मेरे साथ सोना। मुझसे जो है तुमसे जो है मुझे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। लो ये पैसा लो, तुम अपने माँ का इलाज करा दो, तुम अपने बहन का जो एक अच्छे स्कूल में जो है दाखिला करा दो, और जितने भी कर्ज हैं तुम जो है सबको दे दो, और भी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तुम बेहिचक जो है आना और मैनेजर से बस कह देना, वो तुम्हें जो है दे देगा। दोस्तों अब जो करण रहता है वो सारे पैसा जो है लेकर आता है, जितने भी कर्जदार लोग रहते हैं उनको जो है कर्ज दे देता है, अपनी माँ का इलाज भी करवा देता है, माँ भी अच्छी हो जाती है, अपनी बहन का जो है एक अच्छे खासे स्कूल, प्राइवेट स्कूल में नाम लिखा देता है। उसके बाद बहन भी अच्छे से पढ़ाई करने लगती है और अपने परिवार को कुछ पैसे देकर ये कहता है कि मैं कुछ दिन के लिए जो है बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि ये सब पैसा मैंने एडवांस किसी से लिया था। उसके बाद मैं सारा काम काज करके कमा कर उनका पैसा वापस करके फिर मैं जो है गाँव आऊँगा। उसकी माँ को भरोसा हो जाता है और कहती है जाओ बेटा, मुझे किसी भी चीज़ की भी चिंता नहीं होगी, लेकिन तुम जो है फ़ोन करते रहना। वो कहता है ठीक है माँ। अब वो जो करण रहता है वो बाहर नहीं जाता है, बल्कि उस महिला की हवेली में रहता है। दोस्तों 3 दिन 4 दिन उसका जीवन जो है उसी हवेली में कटता है, उस महिला से अलग सोता है, अलग कमरे में रहता है। यह सब देखकर उस हवेली के जितने भी नौकर चाकर थे वो हैरान रहते हैं, क्योंकि जो लड़का जिसका नाम करण होता है वो अब उस हवेली का मतलब नौकर नहीं, बल्कि वो उस हवेली का मालिक था, उसके मालकिन का जो है हस्बैंड था, पति था। तो इसीलिए वो नौकर चाकर लोग हैरान रहते हैं कि आखिरकार जिस लड़के से मालकिन ने शादी किया है वो लड़का जो है मालकिन के साथ नहीं रहता, बिल्कुल अलग रहता है, जैसे इस हवेली में जो है वो नौकरी कर रहा हो।
दोस्तों यह सब जो नौकर लोग रहते हैं देखकर परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन जब जो है करण सोया हुआ रहता है, उसके बाद जब उठता है उसके बाद देखता है कि एक कमरा है, उसमें जो है इतनी सिक्योरिटी है कि वहाँ पर जो है कोई परिंदा भी उस कमरे के अंदर पर नहीं डाल सकता। दोस्तों यह सब देखकर वो नौकरों से पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार इस कमरे में कोई क्यों नहीं जाता और किसी को क्यों नहीं जाने दिया जाता। दोस्तों वो सैनिक लोग कहते हैं मुझे नहीं पता, कोई भी इस बात का जवाब नहीं देता है। वो बार बार जो है करण पूछने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बड़े हैरान रहता है कि आखिरकार इस कमरे में ऐसा क्या राज है, ऐसा क्या चीज़ है कि कोई इस कमरे में नहीं जाता, ना ही उसे जाने दिया जाता है। दोस्तों यह पता लगाने के लिए बार बार सैनिकों से पूछता, बार बार नौकरों से पूछता, लेकिन कोई भी इस बात का जवाब नहीं देता। दोस्तों अब उसके मन में अलग अलग ख्यालात आने लगते हैं, आखिरकार इस कमरे का राज क्या है, रहस्य क्या है। दोस्तों यह पता लगाने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर मैं बबीता मैम से प्यार करूं या बबीता मैम के साथ रहूं तो मुझे भरोसा है कि बबीता मैम जो है इस कमरे का राज बताएंगी और इस कमरे में मुझे जाने देंगी। दोस्तों अब वो बबीता मैम के पास जाता है और कहता है इतने दिन हमारे शादी को हो गए लेकिन आपने भी एक बार हमारी सुहाग रात का जिक्र नहीं किया, जबकि शादी के बाद हर औरत, हर आदमी, हर पुरुष जो है अपने पत्नी के साथ रहता, अपने पत्नी के साथ सोता है, खाता है, पीता है, लेकिन आपने एक बार भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया, जबकि मैं मना भी किया हूँ लेकिन आपको भी इस बात का गौर नहीं है। दोस्तों वो कहती है देखो मुझे पता था कि तुम्हारा जब मन हो जाएगा, जब तुम ठीक हो जाओगे, जब तुम्हारा मन लगेगा मेरे साथ रहने का, मेरे साथ सोने का, मेरे साथ सुहाग रात मनाने का, तो मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, इसीलिए मैं तुमसे जो है कुछ नहीं बोली। दोस्तों यह सब सुनकर करण के मन में और भी प्यार उस महिला के लिए जग जाता है। दोस्तों क्योंकि वो महिला उससे ज़बरदस्ती प्यार करने के लिए नहीं सोचती थी, बल्कि अगर करण का मन होगा तो मेरे से प्यार करेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि दोस्तों यहाँ बात शादी की हुई थी, ना कि सुहागरात और ना कि सोने की। दोस्तों अब करण कहता है कि मैं आपके साथ सुहागरात मनाना चाहता हूँ। दोस्तों वो कहती है बिल्कुल। दोस्तों अब हवेली में अगले ही दिन पूरी तैयारी किया जाता है, पूरी हवेली को सजाया जाता है। उसके बाद जो है उस बबीता की कमरे को एक अच्छे फूल माला से पूरे कमरे को सजाया जाता है, एक अच्छा सेज बजाया जाता है, गुलाबों के फूल जो है बिछाया जाता है। अब उस करण और बबीता की जो है सुहागरात मनाया जाता है। दोस्तों जैसे ही करण उस कमरे में जाता है, उस महिला के पास जाता है, यकीनन उसे भरोसा नहीं होता, जिस महिला की उम्र 60 वर्ष है और वो इस जोड़े में, इस दुल्हन के जोड़े में एक 25 साल की एक खूबसूरत, एक जवान, एक 25 साल की एक लड़की, एक दुल्हन नज़र आ रही है। सब देखकर वो हैरान हो जाता है और धीरे धीरे उस महिला के पास जाता है। उसके बाद खूबसूरती का राज जानने की कोशिश करता है, लेकिन कहती है बबीता कि अगर प्यार सच्चा हो और प्यार अच्छा हो, हम दोनों एक दूसरे में हो जाए तो यही प्यार, वो 60 साल का प्यार भी एक जवान खूबसूरत लड़की के जैसा लगने लगता है। यह सब सुनकर करण भी कहता है ये बात तुम्हारी सच है, आज ये तुम्हारा शरीर है। वो भी कहती है आज ये पूरा शरीर, पूरी जवानी तुम्हारी है। दोस्तों यही सब बातें करते, प्यार मोहब्बत की बातें करते करते दोनों एक दूसरे में लिपट जाते हैं और ना जाने कब सुबह हो जाती है पता नहीं चलता। दोस्तों अब सुबह होती है, करण एक उसी कमरे का जिक्र करने लगता है, बबीता से कहता है आखिरकार आपके इस भले हवेली में एक कमरा है जहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं डाल पाता, उसके बावजूद भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है कि कोई वहाँ पर जा नहीं पाता। दोस्तों वो पूछने की कोशिश करता है आखिरकार बताइए इस कमरे का क्या रहस्य है। वो कहती है इस कमरे का रहस्य जानकर तुम क्या करोगे, रहने छोड़ो, जाने दो। नहीं कहता है मुझे इस कमरे के रहस्य जानना है। वो बहुत ज़्यादा जिद करने लगता है। उसके बाद वो बबीता रहती उस कमरे के पास ले जाती है और कमरे का दरवाज़ा खोलती है। वो सैनिक भी जो है हैरान जाते हैं कि जिस कमरे का निगरानी हम लोग बरसों से करते चले आ रहे हैं, आखिरकार इस लड़के को इस कमरे में ये बबीता मैम क्यों जाने दी। दोस्तों ये सब
नौकर के मन में सोचने का विचार आने लगता है। अब वो लड़का जैसे उस कमरे में जाता है, देखता है उस कमरे में कोई ऐसी अजीब चीज़ नहीं दिखाई देती, लेकिन उस कमरे में पुराने बेड पड़े होते हैं, पुराने अलमारी पड़े होते हैं और बड़े बड़े तस्वीर लगे होते हैं। दोस्तों, एक तस्वीर जो है उसके पिता की दिखती है, जिसमें उसके पिता होते हैं और उन्हीं के साथ में जिनके साथ उसने शादी किया है बबीता, वो बबीता होती है। दोस्तों, जब यह सब देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है ये तो मेरे पिताजी हैं। बबीता कहती है नहीं, ये मेरे पति हैं, जिनकी जो है मृत्यु बहुत समय पहले मैं जब जवान थी तभी हो गई थी। दोस्तों, कहता है नहीं, ये मेरे पिताजी हैं। फिर वो बबीता कहती है कि हाँ, मुझे पता है ये तुम्हारे पिता हैं, लेकिन तुम्हारे पिता होने से पहले ये मेरे पति हैं, उसके बाद तुम्हारे माँ के पति हैं। अब दोस्तों, उसको गुस्सा आ जाता है। करण को कहता है ये तुम बात क्या कह रही हो, तुम लगता है मुझसे जो है बदला लेने के लिए मुझसे शादी किया है, आखिरकार बताओ बात क्या है, रहस्य क्या है। दोस्तों, वो बबीता कहती है ये जो तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे पिता से पहले, तुम्हारे पापा होने से पहले, तुम्हारे मम्मी के पति होने से पहले ये मेरे से प्यार करते थे, मेरे से सब कुछ मेरे पे लुटाते थे, मैं भी इनके पे लुटाती थी, मैं भी इनके साथ बहुत दिन रही, हम दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था तुम्हारे पिता मेरे शरीर के साथ प्यार करते हैं, ना कि मुझसे प्यार करते हैं। मुझे इस बात का भरोसा नहीं था, मुझे उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारे पिताजी मेरे शरीर से प्यार करते हैं। जब मुझे कुछ दिन के बाद पता चलता है कि जब मैं तुम्हारे पिताजी से बोलती हूँ कि मुझसे शादी कर लीजिए, जब वो इनकार कर देते हैं और ये कहते हैं कि तुम जो है रोज़ रोज़ खाने वाली चीज़ नहीं हो, तुम एक बार खाकर छोड़ने वाली चीज़ हो, तो उसके बाद तुम्हारे पिता पे मुझे गुस्सा आ जाता है। और जब गुस्सा और भी ज़्यादा आ जाता है जब तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ से शादी कर लेते हैं, उसके बाद मैंने तभी ठान लिया मैं भी इनके साथ धोखा करूँगी। और उसके बाद मैंने भी तुम्हारे पिता को 2 साल के बाद गोली मरवा दी और तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे पिता मेरे नहीं हुए तो किसी के हुए। लेकिन जब मुझे पता चलता है कि उनका एक लड़का एक लड़की भी है, उसके बाद मैं ठान लेती हूँ जैसे वो मेरे पूरे शरीर को बर्बाद किए, पूरी ज़िंदगी को बर्बाद किए, पूरी जवानी को बर्बाद किए, उसी प्रकार मैं उनके बेटे की भी जवानी को पूरे बर्बाद करूँगी। दोस्तों, बबीता कहती है मैंने ठान लिया, मैं बदला लेकर रहूँगी। उसके बाद मैं तुम्हारे परिवार में आती जाती थी, देखती रहती थी, लेकिन कभी तुम लोगों से मिलने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं इंतज़ार कर रही थी कब तुम बड़े होगे और कब तुमसे जो है बदला लूँगी। दोस्तों, जब यह सब करण सुनता है तो करण बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम एक निस्वार्थ औरत हो, तुम एक दोस्तों तुम एक स्वार्थ औरत हो, तुमने जो है मुझे धोखा देने के लिए शादी किया और तुम जो है मेरे पिता की बदला ली। तुम्हें इतना भी नहीं पता मैं तुम्हारे बेटे के समान हूँ, फिर भी तुमने जो है हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर तुम मेरे से शादी की, मेरी पूरी जीवन को बर्बाद करने की। लेकिन वो बबीता कहती है नहीं, ऐसा बात नहीं है, मेरा मन तो था मैं तुम्हें बर्बाद करूँ, मेरा मन तो था मैं तुम्हें जो है मैं तुम्हारे पिता का बदला लूँ, जैसे तुम्हारे पिता ने मेरे साथ किया मैं तुम्हारे साथ करूं। लेकिन तुम्हारे इस भोलेपन, इस प्यार को देखकर मेरा इरादा जो है बदल गया। अब तुम अगर चाहते हो किसी दूसरी लड़की से शादी करना, किसी कुंवारी लड़की से शादी करना, तो बेहिचक तुम कर सकते हो, मेरे तरफ से पूरी आज़ादी है, मैं तुम्हें कोई भी दबाव नहीं दूंगी। अब तुम जहाँ चाहो वहाँ रह सकते हो, मेरा कोई इसमें रोल नहीं रहेगा। दोस्तों, जब इतना बात करण सुनता है तो यकीनन जब उस दौर की बात सोचता है कि मेरे पापा ने बबीता को धोखा दिया था, तो यकीनन उसे बहुत ज़्यादा कष्ट भी होता है, दुख भी होता है और अपने किए पे वो माफ़ी मांगता है कि मैंने आपको उल्टा सीधा बोला। उसके बाद दोस्तों कहता है कि इतना होने के बावजूद भी, इतना कर्जा आपने दे दिया, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आप मुझे जो है इस तरह का रिएक्ट कर रहे हो कि तुम जो दूसरी शादी कर लो, आप बहुत महान हो। इसी बात को कहते हुए कहता है मैं कभी भी, अब तो ये शरीर जो है मरने के बाद भी किसी का होगा, अन्यथा जब तक इसमें धड़कने रहेगी ये आपका ही रहेगा, आप मेरी पत्नी रहोगी और मैं आपका पति रहूँगा। दोस्तों, यही कहकर वो तुरंत ही बबीता के गले लग जाता है, उसके जो है ये सिर को चूमते हुए गले लिपट जाते हैं और दोनों एक दूसरे को जकड़ लेते हैं। दोस्तों, आज की कहानी
कैसी लगी दोस्तों। इस कहानी का सुनाने का मेरा मकसद आप सभी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि इस कहानी का मेन मकसद यही है कि दोस्तों प्यार और मोहब्बत के दौर में उम्र का कोई लिहाजा नहीं होता। लेकिन हमारे इस हिंदुस्तान में, हमारे इस समाज में अगर कोई वो ज़्यादा उम्र का हो और कम उम्र का हो तो इसका जो है विरोध किया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस दुनिया में खुशी रहना, अगर लोग एक दूसरे पति पत्नी अगर दोनों खुश हैं तो सबसे बड़ी जीवन क्या है दोस्तों। सबसे बड़ी जीवन यही है दोस्तों, ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ है खुश रहना। बाकी दोस्तों ये कहानी कैसा लगा आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, यह कहानी एक काल्पनिक थी, आप सभी को सीख देना, आप सभी को कुछ सिखाना। बाकी दोस्तों इस कहानी को दिल पर ना लें। दोस्तों अगर आप लोग को ये कहानी पूरी तरीके से अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।